Now, as we have already discussed, that when no ligand approaches to d orbitals, they are degenerate, they all have same energy, and when the ligands approach, they split. So we are continuing with crystal field theory. This is part 2. Already in the previous one I have told you the assumptions and the postulates of crystal field theory. So according to crystal field theory, we were talking about octahedral splitting. So this is the structure of an octahedral complex. There are two types of bonds, right? Two types of bonds. Although all bonds in this octahedral complex is of 90 डिग्री, जो एंगल है वो सबका 90 डिग्री होगा, मगर जो बॉन्ड है वो दो तरह के हैं. यहाँ दो एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं. ये जो परपेंडिकुलर टाइप के बॉन्ड हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड्स, और जो ये साइड वाले बॉन्ड्स हैं दे आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल पोजीशंस. तो यहाँ पे ध्यान देने लायक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों की बराबर होती है. ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर होती हैं. ऐसा सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है. अगर हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करें, कहाँ पढ़ी हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री? 11th क्लास में पढ़ी थी जब हम PCL5 का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे. तो उसमें एक ट्राइगन बनता है. यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया ना, वहां पे एक ट्रायंगल बनता है इसकी जगह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, और ऐसे ही दो एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं. तो उस ज्योमेट्री में मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के बता देती हूँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का. ये PCL5 का स्ट्रक्चर है, आपने लास्ट ईयर ही पढ़ा हुआ है. इसमें क्या होता है कि आपका फॉस्फोरस सेंटर पे आता है और क्लोरीन कॉर्नर्स में रहते हैं, और ये दो एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCL5. तो ये कहलाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो ये दो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, और ये तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनते हैं. तो यहाँ पर बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो एक्सियल बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड जो है उनकी लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से. ठीक है, इसका रीजन भी हमने 11th में पढ़ा था, और इस पर एक क्वेश्चन भी आता था 11th में कि वाई ऑल 5 बॉन्ड्स इन PCL5 आर नॉट इक्वल. तो आप जवाब लिखते थे क्योंकि वहां दो तरह के बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड एक्सियल हैं, तीन इक्वेटोरियल हैं, और वहां पे जो है इसीलिए उनकी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती. ऐसे ही हमने IF7 का स्ट्रक्चर पढ़ा था 11th क्लास में, जिसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. तो हमने एक पेंटागन बना लेते हैं, और जो है बाइपिरामिड में ये दो बॉन्ड्स आएंगे. तो IF7 है, हर जगह F लगा दें हर कॉर्नर पे. तो ये पेंटागन बना है और बाइपिरामिड्स हैं. तो यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं. ये वाले बॉन्ड्स जो हैं, ये वाले बॉन्ड्स ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और ये जो परपेंडिकुलर के फॉर्म में है दे आर एक्सियल बॉन्ड्स. तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है एक्सियल से. ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल ये वाले बॉन्ड बड़े होते हैं एक्सियल बॉन्ड से. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये परपेंडिकुलर एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से. लेकिन हमें क्या समझना है, हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़नी है. ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है. नाउ वी विल डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फर्दर. तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वो ये पढ़ा था, उसे लिख लेते हैं कि dx² y² और dz² ये दोनों ही ऑर्बिटल कहाँ लाई करते हैं. दीज टू ऑर्बिटल्स दे लाई ऑन एक्सिस पर लाई करते हैं. मैंने आपको डायग्राम भी बना के बताया था. इन्हीं को हम EG ऑर्बिटल्स कहते हैं, एंड दे आर एक्चुअली डबल डीजेनरेट. राइट. फिर हमने एक और बात की थी कि जो आपके dxy हैं, dyz है और dzx है, ये तीनों जो ऑर्बिटल्स थे दे वेर बिटवीन एक्सिस. मैंने आपको डायग्राम भी बना के बताया था. इन्हीं को हम T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं. दीज आर ओनली कॉल्ड एज T2G ऑर्बिटल्स, एंड दे वेर डबल डीजेनरेट EG ones, एंड T2G आर ट्रिपल डीजेनरेट. डबल डीजेनरेट का मतलब है इन दोनों की, ये दो होते हैं ना, दो होते हैं तो दोनों की एनर्जी बराबर है. डीजेनरेट का मतलब हैविंग सेम एनर्जी, और ट्रिपल डीजेनरेट का मतलब है तीन ऑर्बिटल है और तीनों की ही एनर्जी सेम है, इसलिए डीजेनरेट लिखा है. नाउ वी ऑलरेडी नो
कि all d orbitals are degenerate when no ligand approaches. जब कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता तो सब डी की एनर्जी बराबर होती है, बट when ligand approaches, जब लिगेंड अप्रोच करता है तो दे स्प्लिट. तो ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और ऐसे स्प्लिट होते हैं दो पार्ट्स में. ठीक है, सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये मैंने आपको समराइज करके बताया. नाउ फर्दर इफ वी सी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब भी लिगेंड अप्रोच करता है तो ये दो ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम रिपल्शन फील होता है, इसीलिए इनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ. नॉर्मल सिचुएशंस में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ यूं होते हैं, सारे एक साथ बनते हैं पांचों के पांचों, और हम इन्हें कहते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स. दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स. कब कहते हैं हम इनको डीजेनरेट डी ऑर्बिटल? व्हेन देयर इज नो लिगेंड, व्हेन देयर इज नो लिगेंड अप्रोचिंग. लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये क्या हो जाते हैं, इनकी एवरेज एनर्जी, इन पांचों की एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है. पांचों की एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि ये रिपल्शन फील करते हैं, तो वो एवरेज एनर्जी बढ़कर मान लेते हैं कि हम यहाँ आ गए. तो दीज आर अगेन 5 डीजेनरेट, अभी भी इनकी एनर्जी बराबर है. ठीक है, दे आर अगेन 5 डीजेनरेट, बट देयर एवरेज एनर्जी हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, इंक्रीज्ड एवरेज एनर्जी इज इंक्रीज्ड फॉर ऑल द डी ऑर्बिटल. ठीक है, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है, अंडर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग व्हाट हैपेंस, ये ब्रेक हो जाते हैं. अंडर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दे ब्रेक इन Eg एंड T2G, right? So you will have to say that under octahedral splitting these 5 they break in 2 different parts, Eg and T2G. ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुकी हूँ कि T2G में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, dxy, dyz, dzx, और Eg में 2 आते हैं, dx square minus y square and dz square. Now this was how the d orbital splits. Now we will see, we will have to understand the barycenter और द एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स. तो हमें पता है कि ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, बहुत बार समझा चुकी हूं. दीज आर 5 ऑर्बिटल्स, और जब ये ब्रेक होते हैं, व्हेन दे ब्रेक यू गेट लोअर T2G एंड अपर Eg. तो ये 3 लाइंस 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और 2 Eg को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 2 ऑर्बिटल्स को. ये आपका Eg है और ये आपका T2G है. तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो है सेंटर है इसका एग्जैक्टली, एंड दिस इज कॉल्ड एज बैरी सेंटर, जिसके अक्रॉस एवरेज एनर्जी मेजर होती है ऑर्बिटल्स की. और ये जो गैप है, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये कहलाता है डेल्टा O. दिस इज नॉट 0, दिस इज O. सो दिस डेल्टा O इज व्हाट? This delta O is called as what? This is called as total, this is called as total splitting energy. This is called as total splitting energy, right? Now across the barycenter हम अब ये चेक करेंगे कि एनर्जी कितनी होती है और एक्चुअली एवरेज में कैसी होनी चाहिए. तो अगर मैं बैरी सेंटर से दिखाऊं तो ये हमारा बैरी सेंटर था. यहाँ पे जो एवरेज आता है एनर्जी का वो 0 रहता है. ठीक है, तो जब ये 5 ऑर्बिटल्स इस बैरी सेंटर के अक्रॉस 3 और 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गए, तब भी इनकी एनर्जी टोटल तो 0 ही होनी चाहिए. तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे किया गया, कुछ ऐसा किया गया कि यहाँ के लिए जो एनर्जी बताई गई वो बताई गई थी +0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी, और यहाँ के लिए बताई गई थी
माइनस का 0.4 स्प्लिटिंग एनर्जी। अब अगर हम देखें कि एवरेज में ये 0 कैसे आएगा और ये क्यों पॉइंट का +6 और माइनस का 0.4 दिया गया, इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, तो हम ये देख सकते हैं। आई कैन प्रूव दिस एंड इट वाज ऑलरेडी प्रूव्ड एक्चुअली, एंड वी नो कि जो ये ऊपर वाले हैं ये नंबर में 2 हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, तो क्या करें 0.6 डेल ओ को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 6 2 जा 12, सो 1.2 डेल नॉट, ये वैल्यू आई है प्लस में। अब इसके लिए उन्होंने वैल्यू ली इन 3 के लिए -0.4, तो माइनस का 0.4 इंटू ऑर्बिटल कितने हैं 1 2 3, तो इंटू 3, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट माइनस का 1.2 डेल नॉट। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इनकी एनर्जी जब आप ऐड करेंगे तो यू आर गेटिंग प्लस 1.2 डेल नॉट एंड माइनस का 1.2 डेल नॉट, तो दोनों ही वैल्यू सेम है और अपोजिट चार्ज के साथ हैं, हेंस दे विल कैंसिल एंड यू विल गेट एवरेज एनर्जी एज 0। तो ये रीजन था कि एवरेज एनर्जी 0 भी आ गई और आपके इनके जो एनर्जीज हैं वो इतनी बता दी गई। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो यहां पर जैसे हमने वीबीटी में पढ़ा था कि लिगेंड वीक है कि स्ट्रांग है, इसका स्प्लिटिंग पर असर पड़ रहा था, पेयरिंग पर एक्चुअली वहां पर असर पड़ता है, यहां पर स्प्लिटिंग पे असर पड़ता है। ये रहे आपके 5 सपोजिंगली ऑर्बिटल, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, स्प्लिटिंग तो होगी ही चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, पर स्प्लिटिंग का एक्सटेंट ऑफ जो है स्प्लिटिंग है वो अलग अलग होगी। मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। यहाँ पे ध्यान दें कि आपके ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं, अगर इनकी तरफ एक वीक फील्ड लिगेंड आता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड और स्ट्रांग लिगेंड की लिस्ट मैंने वीबीटी में बताई थी, मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दूंगी। वीक फील्ड लिगेंड जब आता है तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं दे ब्रेक लाइक दिस, नीचे वाले 3 जिनको आप T2G बोलते हो और ऊपर वाले 2 जिनको आप EG बोलते हो, और इनका एनर्जी गैप कितना हुआ, इतना, दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय डेल ओ। और दूसरी तरफ देखते हैं, अगर लिगेंड जो है वो वीक ना होकर स्ट्रांग हो, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो, तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो ये रहे नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स जिनको आप T2G बोलते हो, ये रहे ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स जिनको आप EG बोलते हो। सो कैन यू सी द गैप हियर, कैन यू सी द गैप, ये डिफरेंस आया है। अगर लिगेंड वीक है तो जो ये स्प्लिटिंग है ये होगी, मगर एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, कम स्प्लिटिंग होगी, दोनों छोटे गैप पे बनेंगे। लेकिन अगर स्ट्रांग लिगेंड आता है तो ये जो है ज्यादा बड़ी स्प्लिटिंग होगी और ये दोनों ऑर्बिटल्स T2G और EG लंबे गैप के डिफरेंस पे बनेंगे। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है विच वी शुड नोट डाउन, एंड दैट इज द पॉइंट विच वी अंडरस्टैंड हियर एंड टू बी नोटेड इज, सो वी हैव अंडरस्टूड कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो हुई है वो किस पे डिपेंड करती है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन, अब आप बता सकते हो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। आप सिंपल भी बोल सकते हो कि लिगेंड पे डिपेंड करेगी, अगर लिगेंड वीक है तो कम स्प्लिटिंग होगी, अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अब हम इसे समराइज कर लेते हैं जो भी हमने डायग्रामेटिकली पढ़ा है। पहला पॉइंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ओ। और पहली सिचुएशन है कि हमारा लिगेंड कैसा है, लिगेंड इज वीक फील्ड लिगेंड। जो डायग्राम में समझा उसको मैं थ्योरेटिकली लिख के दिखा रही हूँ कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ की बात हो रही है और लिगेंड वीक है, लिगेंड वीक है, तो क्या क्या होगा। पहली चीज जो दिखेगी वो होगी कि लेस स्प्लिटिंग, आपने देख लिया है, स्प्लिटिंग जो है वो कम होगी, ठीक। इस केस में डेल्टा ओ यानी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन डिटेल। उसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो P है, P क्या है? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग में लगती है। ये पॉइंट ज्यादा क्लियर तब होगा जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो जो पेयरिंग एनर्जी है दैट इज P से रिप्रेजेंट करते हैं, इज मोर देन स्प्लिटिंग एनर्जी। ऐसा भी बोल सकते हैं, इज मोर देन स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों तरह से बात कर सकते हैं हम कि जो है स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, ऐसा बोल लें, या ऐसा बोल लें कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो तीसरी बात होगी, अगर लेस वीक फील्ड लिगेंड है तो लेस स्प्लिटिंग होगी। ये बात होगी जो क्या कह रही है कि डेल्टा ओ छोटा होगा P से, या P बड़ा होगा डेल्टा ओ से, और बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सारे पॉइंट्स आपको तब और क्लियर हो जाएंगे जब आप क्या बनाओगे, जब आप डायग्राम्स बनाओगे, जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। देन एट दैट टाइम दीज पॉइंट्स विल बिकम फार मोर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इसी के अपोजिट सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस है कि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात हो रही थी। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी that is delta O in case of when ligand is strong field ligand। अगर आपका strong field ligand है तो क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सब कुछ। मोर स्प्लिटिंग होगी, वहां लेस हो रही थी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, पीछे डायग्राम में भी देखा। सेकेंड केस भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किससे? पेयरिंग एनर्जी से, या ऐसा कह सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी विल बी लेस देन स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ पे एक और चीज होगी, यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिलेगी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लें कि जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो हंट्स रूल फॉलो हो जाता है। नोट करें, हंट्स रूल फॉलो होता है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी बहुत अच्छे से। हंट्स रूल क्या कहता था? सब ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दो, फिर पेयरिंग करो। तो यहाँ पर जब वीक फील्ड लिगेंड है और आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, तो यहाँ पे जो है हंट्स रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब हंट्स रूल is not followed। So ये पॉइंट हमारा एग्जाम्पल करने पे क्लियर होगा। आई होप यू हैव नोटेड दिस मच एंड दिस ऑल इज क्लियर टू यू। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम्पल करने पे क्लियर होंगे, जैसे ये वाला, और जैसे यहाँ से सेम नोट्स पर ये वाला, और ये हम करके प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे जो है वीक फील्ड लिगेंड में लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना और हंट्स रूल फॉलो हुआ, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लो स्पिन कंपाउंड बना और हंट्स रूल फॉलो नहीं हुआ। तो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द सेम सीक्वेंस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से, कैसे आप जो है मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, कैसे आप जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और कैसे आप नेचर बता पाएंगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। एंड हम कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सो दैट कि इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो इतनी थ्योरी हमने अब तक पढ़ी है 2 पार्ट्स में, वो हमें एप्लीकेबल कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करनी है, वो समझ आ पाएगा। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीबॉडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।